साल 1192 में मोहम्मद गौरी के दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के बाद से लगातार 750 सालों तक भारत लगातार अलग अलग इन्वेडर्स के अगेंस्ट संघर्ष करता रहा और इस लड़ाई में हजारों महान विद्वानों और सैनिकों ने अपना योगदान दिया। और ये सही है कि हमारे लिए उन हजारों लोगों को याद रखना पॉसिबल नहीं है। और अजीब बात यह है कि हमारी याददाश्त अंग्रेजी हुकूमत के 200 सालों के उस पार जाने का जोखिम उठाती ही नहीं है। भारत के लोगों में भूलने की यह बीमारी बहुत पुरानी है और इसी बीमारी की वजह से जिसे कहानी को हमने पूरी तरह से भुला दिया है, उसके मुख्य किरदार का नाम विनायक दामोदर सावरकर है। एक ऐसा नाम जो भारत में कोई भी 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे कुछ जरूरी दिनों पर भी याद नहीं करता है। और इलेक्शंस की आपाधापी में अगर कभी कभार याद आ जाता है तो सिर्फ कुछ माफीनामे और बात गांधी जी की हत्या तक आकर के खत्म हो जाती है। भारत ने कभी शख्सियत की गहराई को समझने का प्रयास नहीं किया और ना ही ये जानने की कोशिश हुई कि सावरकर कितने विशाल और विकसित व्यक्तित्व थे। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी व्यक्ति की कहानी विस्तार से बताने वाले हैं, मगर इस वीडियो को देखने की शर्त यह है कि इस वीडियो को आप राजनीति के चश्मे को हटा करके देखिएगा। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें कुछ लोग वीर कहते हैं, कुछ लोग माफी वीर कहते हैं। इनका जन्म हुआ 28 मई साल 1883 के दिन नासिक के एक छोटे से गांव भागुर में। पिता दामोदर पंत सावरकर। सावरकर के दो छोटे भाई नारायण सावरकर और गणेश सावरकर भी अपने तीसरे भाई की तरह क्रांतिकारी बदलावों के पक्षधर थे और उन्होंने भी आगे चलकर अपने भाई विनायक सावरकर की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगर इन सबके अलावा उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम मैना था और उनकी कहानी आज कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में मौजूद नहीं है और इसलिए हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम आपको मैना के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर बता पाए। सावरकर की उम्र जब 9 साल की थी तब हैजा की बीमारी के कारण इनकी मां का निधन हो गया और कुछ ही समय बाद साल 1899 में सावरकर ने अपने पिता को भी खो दिया। यहाँ से सावरकर के मन में अपने आसपास के माहौल को जानने और उसे बेहतर बनाने की समझ पैदा हुई। जैसे जैसे वो इस देश की गहराई में जाते, अंग्रेजी हुकूमत के लिए इनके मन में विरोध और नाराजगी बढ़ती जा रही थी। सावरकर धर्म और राजनीति के लिए हमेशा से ही संवेदनशील थे और इस संवेदनशीलता को किस दिशा की तरफ मोड़ना है, ये सब कुछ सावरकर को उनके भाई गणेश सावरकर ने ही सिखाया था। गणेश सावरकर ने ही अपने छोटे भाई और पूरे परिवार का ध्यान रखना शुरू किया और सावरकर के लिए राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले गुरु भी रहे। सावरकर ने 12 साल की उम्र में अपने गांव के आसपास चल रहे हिंदू मुस्लिम दंगों में आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होकर एक मस्जिद गिराने का प्रयास भी किया था और इस घटना से पहली बार लोगों को सावरकर के व्यक्तित्व का आभास हुआ। सावरकर आगे चलकर किस दिशा में खुद को स्थापित करना चाहते थे ये किसी को भी पता नहीं था, मगर शुरू से ही जिस तरह की बातें अपने दोस्तों, भाइयों और आसपास के लोगों से किया करते थे, उसे जानकारी तो मिल ही रही थी कि अगर सावरकर को सही रास्ता और कुछ लोग मिल गए तो ये लड़का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ सकता है। और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सावरकर के मन में एक गुस्सा शायद उनके मन में अपने माता पिता के निधन से ही पैदा हुआ था। खैर, साल 1901 में अपने माता पिता दोनों को खोने के बाद इनका विवाह यमुना बाई से हो गया था। यमुना बाई से सावरकर के 2 बेटे और एक बेटी हुई जिनका नाम प्रभाकर विश्वास और प्रभात चिपलूनकर था। सावरकर जब बड़े हो रहे थे तो पूरे भारत में अलग अलग बीमारियां, अकाल और सूखे की समस्याओं ने देश की बहुत बड़ी आबादी को संकट की स्थिति में डाल रखा था। किसानों और मजदूरों की आमदनी टैक्स और लगान के नाम पर अंग्रेजी हुकूमत के खजाने में जा रही थी, मगर बदले में इन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। और अंग्रेजी हुकूमत के इसी बर्ताव से गुस्से में आकर एक दिन चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश अधिकारी WC रेंड का वध कर दिया, जिसके बाद दामोदर चापेकर को फांसी पर लटका दिया गया। ये घटनाक्रम सावरकर के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हुई, जहां से अंग्रेजी हुकूमत के लिए सावरकर के मन में दबी हुई आग को स्पार्क मिल गया और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना अभियान यहाँ से शुरू कर दिया। इसी साल सावरकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर नासिक में ही एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया, जिसका मकसद अंग्रेजों के खिलाफ एक ताकतवर आर्म रेवोल्यूशन शुरू करना था। ये भारत में बनी कुछ सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटीज में से एक थी, जिसे मित्र मेला का नाम दिया गया और आगे चलकर 1904 में इस सोसाइटी को अभिनव भारत नाम दे दिया गया। पुणे की फर्ग्यूसन कॉलेज में BA की पढ़ाई कर रहे सावरकर ने इतिहास और कानून से जुड़ी कुछ किताबों का अध्ययन किया, जहाँ इनका परिचय बाल गंगाधर तिलक जैसे कुछ बड़े नेताओं से हुआ और सावरकर के लिए तिलक जैसे नेता इंस्पिरेशन बन गए। इसी प्रभाव का परिणाम एक तरफ जहां अभिनव भारत बनकर के सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ जब साल 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तब सावरकर ने कॉलेज में रहते हुए अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले का काफी विरोध किया और तिलक की मौजूदगी में विदेशी कपड़ों और बाकी चीजों की होली जला अपना गुस्सा जाहिर किया। अब यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि भारत में सब कुछ कोई व्यक्ति गांधी जी के मुख्य धारा में आने के 10-12 साल पहले से ही कर रहा था। सावरकर को अपने इस प्रयास का नुकसान भी भुगतना पड़ा और अपने कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया, मगर बाद में कुछ अन्य स्टूडेंट्स के कहने पर सावरकर को सिर्फ परीक्षा के समय आने के लिए
मंजूरी मिल गई थी। फर्ग्यूसन कॉलेज से निकलने के बाद श्यामजी कृष्णा वर्मा के प्रयासों से सावरकर को लंदन में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हासिल हुई, जिसके चलते सावरकर पहली बार 7 समंदर पार उस देश में जाकर पढ़ने के लिए गए जहाँ से आए कुछ लोग उनके देश पर शासन कर रहे थे। ये बात सावरकर के आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली थी, क्योंकि अब सावरकर अंग्रेजी हुकूमत को उनके घर में रहकर चुनौती देने के बारे में सोच रहे थे। लंदन में इंडिया हाउस सावरकर के लिए घर बना और यहाँ आकर सावरकर की मुलाकात मदन लाल ढींगरा और लाला हरदय लाल जैसे लोगों से हुई, जो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए उसी रास्ते पर चल रहे थे जो सावरकर को पसंद था। सावरकर ने इन दोनों के अलावा लंदन में रहते हुए कई लोगों को अपने समूह का हिस्सा बनाया और यहाँ से सावरकर के अभियान का नया मोड़ शुरू हो जाता है। एक कहानी ये भी सुनने को मिलती है कि लंदन में पढ़ाई करने आए सावरकर की मुलाकात पहली बार यहीं अपने कमरे में गांधी जी से हुई थी, जिन्हें सावरकर ने अपने घर खाने पर बुलाया था। गांधी जी जब सावरकर के घर पहुंचे तो वो कुछ नॉन वेजिटेरियन रेसिपी बना रहे थे। ये देखकर के गांधी जी ने कहा कि वो वेजिटेरियन है तो ऐसा कुछ नहीं खा पाएंगे। ये सुनकर के सावरकर ने मजाक में गांधी जी से कहा कि अगर ऐसा है तो आप अंग्रेजी हुकूमत का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो फिरंगियों को चीर करके खा जाए। गांधी जी ने सावरकर की इस बात का कोई जवाब दिया था या नहीं ये तो पता नहीं, मगर इतना जरूर हो गया था कि गांधी जी को सावरकर के आग के बारे में मजाक में ही सही लेकिन जानकारी मिल गई थी। साल 1907 में सावरकर ने अंग्रेजों के देश में रहते हुए अपने साथियों के साथ 1857 की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी और ये वो समय था जब पूरे भारत में लोगों ने अंग्रेजों की बात मानकर उस क्रांति को एक म्यूटिनी का नाम देकर के खारिज कर दिया था। सावरकर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी इतिहास और जोसेफ मैसनी जैसे लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और वो ये भी चाहते थे कि जिस तरह कुछ लोगों ने अमेरिका और फ्रांस को एकजुट करने का सफल प्रयास किया था और अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित किया था, उसी तरह वो भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा ही काम करना चाहते थे और इसलिए उन्हें मालूम था कि सबसे पहले अपने देश के लोगों को जोड़ना और उन्हें सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। अपने देश को एकजुट और सशक्त बनाने के लिए सावरकर ने 1857 की क्रांति पर लंबा अध्ययन किया। लंदन की अलग अलग लाइब्रेरी में मौजूद कागजों को खंगाला, किताबें पढ़ी और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाई, जिसके बाद एक किताब पर काम करना शुरू किया जिसका नाम 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस रखा। इस किताब में सावरकर ने बिल्कुल पुख्ता तौर पर यह साबित करने का काम किया था कि 1857 का विद्रोह कोई छोटी मोटी बहसबाजी या कोई दंगा या ऐसा कुछ नहीं था। वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय लोगों का सोचा समझा युद्ध था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास किया था। सावरकर ने इस किताब के जरिए लोगों को फिर से एकजुट होकर लड़ने और पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस किताब की जानकारी मिलते ही अंग्रेजों ने इस किताब को इंग्लैंड, फ्रांस और भारत समेत आसपास के देशों में बैन करवा दिया, क्योंकि उनके मन में यह डर हमेशा ही बना रहता था कि अगर 1857 जैसी घटना फिर दोबारा कभी हुई तो उन्हें देश छोड़ करके वापस जाना ही पड़ेगा। मगर अंग्रेजों के पूरे प्रयास के बावजूद भी मैडम भीकाजी कामा की कोशिशों के चलते पहले ये किताब नीदरलैंड्स में पहुंची, तो फिर जैसे जैसे इस किताब के बारे में बातें होना शुरू हुई तब इस किताब को अंग्रेजों की नजरों से बचाकर किसी तरह भारत में स्मगल किया गया। क्रांतिकारी भावना वाले लोग इस किताब को खुद छाप करके देश भर में भेज रहे थे और धीरे धीरे ये किताब कुछ मुख्य लोगों के हाथ में भी पहुंच गई, जिनमें भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा और सुभाष चंद्र बोस का भी नाम शामिल है। इस किताब को भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों के बीच गीता और बाइबल का दर्जा मिल गया था और इस किताब ने देश में सैकड़ों नए लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सावरकर जब इंग्लैंड में थे तब 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें से पहली घटना में 1 जुलाई साल 1909 के दिन मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेज अधिकारी विलियम हर्ट कर्जन वायली को मार दिया था। ढींगरा का निशाना यहाँ कोई और था, मगर कुछ हेराफेरी के चलते वायली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और क्योंकि ढींगरा सावरकर के साथी थे तो जांच पड़ताल में सावरकर पर ढींगरा को हथियार सप्लाई करने का आरोपी बताया गया, जिसके चलते सावरकर अंग्रेजों से बचते बचाते पेरिस चले गए। इसके बाद एक और घटना सामने आई, जिसमें सावरकर के एक और साथी अनंत कन्हारे ने नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन को भी मार दिया था। ऊपर से सावरकर ने पार्लियामेंटो रिफॉर्म के खिलाफ भी उस समय विरोध दर्ज करवाया था। तो इन सभी वजहों के चलते अब सावरकर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन गए थे। अंग्रेजों के लिए इस एक व्यक्ति के बढ़ते प्रभाव और विद्रोह को खत्म करना जरूरी हो गया था और इसलिए सावरकर को 13 मई साल 1910 के दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अलग अलग मामलों में मुकदमा चलाया गया। यहाँ से सावरकर के जीवन का सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण समय शुरू होता है, जहाँ से सावरकर का वो परिचय में मिलता है जिसे तोड़ मरोड़ कर हर कोई अपने हिसाब से अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए पेश करता है, लेकिन सच्चाई बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। तो चलिए आपको सावरकर की सच्चाई से मिलवाते हैं। सावरकर को साल 1910 में दोषी ठहराया गया और कोर्ट ने उन्हें डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, यानी कि कुल 50 साल कैद की सजा सुनाई गई और इसके लिए अंग्रेजों ने सावरकर के लिए अंडमान निकोबार की सबसे भयावह सेलुलर जेल यानी कि काला पानी भेज दिया।
क्योंकि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि सावरकर किसी भी तरह से वापस लौट करके आ पाए। 28 साल के सावरकर को एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर 698 कमरों की एक बड़ी जेल में एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें सबसे ऊपर एक छोटा सा रोशनदान रखा हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों की बग्घियों को खींचना, तेल निकालना, लकड़ियां तोड़ना और कोल्हू पर बैलों की तरह काम करना इस जेल के कैदियों की दिनचर्या हुआ करती थी। सावरकर ने अपनी किताब में इस जेल की यातनाओं का जिक्र करते हुए लिखा है कि यहाँ कैदियों के शौचालय जाने और वहाँ बैठने का समय निश्चित होता था। हर दिन एक तय मात्रा में तेल निकालना जरूरी था। दिन में 22 घंटे सिर्फ एक कोठरी में ही रहना पड़ता था और बाकी 2-3 घंटे बाहर आते भी तो वही अलग अलग कामों के लिए बाहर आना होता। छोटी छोटी गलतियों पर ब्रिटिश अधिकारी कैदियों को गालियां और कई प्रकार की यातनाएं दिया करते। बेड़ियों और जंजीरों में कैदियों को खड़ा रहना पड़ता था। उल्टी और चक्कर आने की स्थिति में भी कैदियों को बैठने की अनुमति नहीं होती थी। वीर सावरकर ने 11 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक लगभग 9 साल और 10 महीनों का यातनाओं से भरा हुआ समय इस जेल में बिताया था और लगभग 8000 देशभक्ति से परिपूर्ण पंक्तियां जेल की दीवारों पर अपने नाखून और कोयले की मदद से उकेरी और उन्हें याद कर लिया था, जो आज भी सावरकर की कोठरी में जेल की दीवारों पर मिल जाती है। मगर सावरकर को मालूम था कि 50 साल जेल में रहकर सिर्फ कविताएं लिखने से उनका सबसे बड़ा मकसद पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए लॉ के स्टूडेंट रहे सावरकर ने अंग्रेजी अधिकारियों के सामने रिहाई के लिए पिटीशन दायर करने का फैसला किया, जो उस समय हर पॉलिटिकल कैदी का हक हुआ करता था। सावरकर ने खुद को आजाद कराने के लिए एक कानूनी रास्ता अपनाया और सरकार को 1911 से 1920 तक 6 पिटीशन या कहें कि माफीनामे भेजे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिनको सामने लाकर आजकल कुछ लोग सावरकर को वीर या क्रांतिकारी की जगह डरपोक और माफीवीर कहते हैं। वीर सावरकर ने अपने एक पिटीशन में अंग्रेजी हुकूमत के लिए जेल से बाहर आने के बाद किसी भी पद पर काम करना स्वीकार किया था और मर्सी पिटीशन में खुद को योर्स ओबीडिएंट सर्वेंट कह करके संबोधित किया था। लेकिन अगर सच क्या था इसकी तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि सावरकर किसी भी तरह खुद को जेल से बाहर निकालना चाहते थे और उनके अनुसार पिटीशन दायर करना एक तरह से रणनीति का हिस्सा था। अगर बात खुद को संबोधित करने की ही है तो अपनी सरकार को पत्र लिखते समय उस समय बहुत से नेताओं ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था और बहुत से बड़े नेता थे जिन्होंने अलग अलग पत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के किसी फैसले का समर्थन किया था और उनका साथ देने की बात भी कही थी। इन नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का नाम भी आता है, जिन्हें कभी काला पानी नहीं भेजा गया था, क्योंकि नेताओं ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत को सावरकर की तरह डराया नहीं था। जवाहरलाल नेहरू को अपनी जेल यात्रा के दौरान कुक ले जाने की अनुमति होती थी, उन्हें अखबार दिए जाते थे, कुर्सी, कंबल और पलंग मुहैया करवाई जाती थी। और दूसरी बात यह है कि सावरकर को 6ठी बार पिटीशन फाइल करने के लिए खुद महात्मा गांधी ने ही कहा था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का फैसला किया था, मगर सावरकर बंधुओं को रिहा करने पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए गांधी जी ने खुद भी इस मामले में यंग इंडिया अखबार में एक लेख लिखा और सावरकर बंधुओं को पिटीशन फाइल करने के लिए कहा, जो उनके हिसाब से किसी भी तरह से गलत नहीं था। सावरकर ने कैदी रहते हुए कुल 6 पिटीशन दायर की कि अगर उन्हें हटाने पर बाकी सभी लोग रिहा हो सकते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। सावरकर से बाद में मिलने वाले एक अंग्रेजी अधिकारी ने बताया था कि उनके मन में अपने कामों को लेकर कोई रिग्रेट नहीं था। तो ये बात साफ है कि सावरकर ने खुद के अभियान को कंटिन्यू रखने के लिए एक कानूनी रास्ता अपनाया और फिर से एक नए तरीके से अंग्रेजी हुकूमत की शर्तों में रहते हुए लोगों को एकजुट करते रहने का काम जारी रखा। अंडमान निकोबार की जेल से निकालकर उन्हें 2 साल किसी दूसरी अच्छी जेल में शिफ्ट किया गया, जहां सावरकर ने एक नई किताब को लिखना शुरू किया। इसके बाद जब वो इस जेल से बाहर निकले तो अंग्रेजों ने उन्हें 1937 तक रत्नागिरी में ही रहने और किसी क्रांतिकारी घटना में शामिल न होने की शर्त पर बरी कर दिया था। सावरकर को अब अगर उनके माफीनामे की कहानी से बाहर आकर समझने की कोशिश करें तो आपको यह पता चलता है कि जिन बड़े क्रांतिकारियों को आप और हम अपना आइडल मानते हैं, उनको इस ओहदे तक पहुंचाने में वीर सावरकर ने बेहतरीन योगदान दिया था। शुरुआत महात्मा गांधी से करते हैं, जो साल 1915 के बाद भारत में असहयोग, अवज्ञा और अहिंसा के सबसे बड़े नेता बनकर के उभरे थे। मगर सावरकर उनसे 10-12 साल पहले ही विदेशी सामान को जला करके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे और अंग्रेजों के लिए सहयोग की भावना तो कभी सावरकर ने रखी ही नहीं थी। रही अहिंसा की बात तो यहाँ उनका रास्ता अलग था और वो सशस्त्र बल के साथ 1912 तक भारत को आजाद कराने के बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन फिर उनको जेल हो गई और उनके सबसे चहेते नेता तिलक का देहांत हो गया, जिसकी वजह से सावरकर का मकसद पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने कहा था कि अगर गांधी जी अपने रास्ते पर अड़े नहीं रहते तो भारत बहुत पहले ही आजाद हो सकता था। एक बार मंच पर जब सावरकर के साथ बैठे गांधी जी ने जब ये कहा कि रामराज्य के रास्ते पर चलकर ही देश को आजादी मिलेगी, तो सावरकर ने उत्तर देते हुए कहा था कि रामराज्य रावण को युद्ध में हराने के बाद ही स्थापित हुआ था। राम सीता को छुड़ाने के लिए धरना लगा करके नहीं बैठे थे। और बात रही गीता और महाभारत की, तो उसमें भी युद्ध को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। सावरकर और गांधी के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन दोनों के मन में दोनों के विश्वास को लेकर
काफी सम्मान था और इसलिए गांधी जी ने सावरकर को जेल से बाहर निकालने के लिए कई प्रयास किए थे। दूसरे व्यक्ति की तरफ चलें तो भगत सिंह की कहानी सामने आती है, जो उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्हें 1857 पर लिखी सावरकर की किताब ने काफी प्रेरित किया था। और वो भगत सिंह ही थे जिन्होंने इस किताब का अगला एडिशन छपवाया था। सुभाष बोस की बात करें तो बोस ने रेडियो स्टेशन पर बात करते हुए एक बार यह स्वीकार किया था कि भारत से बाहर जाकर देश के लिए समर्थन जुटाने का विचार उन्हें सावरकर ने ही दिया था। उनकी प्रेरणा से ही रासबिहारी बोस और फिर सुभाष बोस ने एक सेना का गठन किया था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश से बाहर एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। सावरकर ने जेल में अपने आखिरी दिनों में हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत में रहने वाले उस हर व्यक्ति को हिंदू बताया था जिनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्य भूमि भारत है। इस परिभाषा के अनुसार भारत में रहने वाले हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी हिंदू हैं। सावरकर ने यह स्पष्ट किया था कि उनका वास्ता किसी भी तरह से यहाँ हिंदू धर्म से नहीं है, लेकिन फिर भी सावरकर को आज के सेकुलर भारत में हिंदुत्व को बढ़ाने का आरोप लगाया जाता है। सावरकर पर हिंदू और मुसलमान के बीच खाई को बड़ा बनाने का भी आरोप लगाया जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान को बनाने के पक्ष में थे, मगर सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। सावरकर ने अपनी पहली किताब के जरिए देश के सभी धर्मों को एकजुट करने का ही प्रयास किया था और हिंदुत्व पर अपनी किताब के जरिए उन्होंने जातिवाद और उन विश्वासों को तोड़ने, छुआछूत को हटाने का प्रयास किया था। और उनका मकसद था इस देश के लोग अपनी संस्कृति, अपने देश को धर्म से ऊपर समझना शुरू करें ताकि देश को आगे बढ़ाने में सहायता मिले। सावरकर कहा करते थे कि भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति को छूने से कोई कैसे अपवित्र हो सकता है। वीर सावरकर ने साल 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था, क्योंकि उनके मुताबिक बिना वजह जेल भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। इससे अलग उन्होंने देश के लोगों और विशेषकर हिंदुओं को दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए कहा था, ताकि आगे चलकर ये लोग देश की सेना में शामिल होने के लायक बन जाएं और सशस्त्र बल का प्रयोग करना सीख जाएं। हिंदी और संस्कृत को देश की मुख्य भाषा बनाने और भारत को हिंदुस्तान कहलवाने का पक्ष सावरकर की अपनी सोच थी। सावरकर कहा करते थे कि अब अंग्रेजों को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए वो तुम्हारे सारे हथियार, पूरी ट्रेनिंग मुहैया करवाएंगे जिसमें तुम खुद को उनके विरुद्ध बेहतर बना सकते हो। सावरकर खुद को एथिस्ट मानते थे और यहाँ से लगातार उनके विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है। मुस्लिम लीग के साथ खड़े होना, आरएसएस को नाकामयाब और खराब संगठन बताना और गाय के बारे में भी उनके विचार उनकी हिंदुत्व वाली छवि को खराब करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सावरकर दुनिया में मौजूद किसी जानवर या वस्तु को सिर्फ उसके प्रयोग तक ही सीमित रखने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी जानवर को विशेष रूप से पूजा योग्य और मां मान लेना सही नहीं है। इस तरह सावरकर अपने कई विचारों, मान्यताओं और अपनी लेखनी को लेकर के अलग अलग तरह से एक ऐसा किरदार बनते चले गए जिसको किसी एक लेंस से देखना बहुत ही मुश्किल काम है और इसलिए उनको पूरी तरह से गहराई में उतरकर एक दूरगामी और अपने समय से आगे रहने वाले व्यक्ति के तौर पर देखना जरूरी है। और अगर आप ये प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे कि अंधविश्वास, जाति प्रथा और भारत के लोगों को युद्ध में भेजने को लेकर उनके जो तर्क थे वो कितने कारगर और सही थे। धर्म से ऊपर देश को रखने वाले सावरकर आज के समय में कितने रेलिवेंट नजर आते हैं। मगर इन सब के बावजूद सावरकर एक इंसानी थे जिनसे कुछ मौकों पर गलतियां भी हुई, मगर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें हमेशा उन घटनाओं के लिए अंग्रेजों का एजेंट और आतंकवादी के साथ साथ देशद्रोही तक कहा गया जहां उनकी कोई भी गलती नहीं थी। और आज ये सब कुछ साबित भी हो चुका है। ठीक ऐसे ही घटना आजादी के बाद घटित हुई जिसने सावरकर जैसे विद्वान को हमेशा हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दिया। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और उसके कुछ समय बाद एक समय सावरकर के साथी रहे गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गोडसे के साथ उनके एक और साथी को फांसी की सजा सुनाई गई। मगर इन सब के अलावा एक और व्यक्ति था जिस मामले में कटघरे में खड़ा हुआ था, सावरकर पर गोडसे की मदद करने का आरोप लगाया गया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ और उन्हें छोड़ दिया गया। मगर राष्ट्रपिता की मौत में एक बार आरोपी की तरह खड़े होने वाले सावरकर ने इसके बाद हमेशा के लिए आम जनता से लेकर कुछ नेताओं की नजरों में अपने लिए सम्मान खो दिया। और ये व्यक्ति इतिहास की किताबों से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ राजनीति तक गायब होता चला गया। सावरकर के रहते हुए उन पर लगे गांधी जी की हत्या में शामिल होने के आरोप की तहकीकात एक बार फिर हुई और एक कमीशन बिठाया गया। यह कमीशन भी कुछ साबित नहीं कर पाया, लेकिन कपूर कमीशन ने कहा था कि कुछ बातें हैं जिसके चलते सावरकर के ऊपर से गांधी जी की हत्या में शामिल होने का आरोप पूरी तरह से गलत साबित नहीं हो सकता है। मगर अपने जीवन काल में खुद को साबित करने की इसी कभी न खत्म होने वाली दौड़ में सावरकर आजादी के बाद भागते रहे। उनको हर कदम पर, हर घटना के बाद खुद को सही साबित करना पड़ा, लेकिन आखिरी आरोप बहुत ही बड़ा था और अब सावरकर ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। और इसलिए 1 फरवरी 1966 में ये महापुरुष आमरण उपवास पर बैठ गया और धीरे धीरे सावरकर ने सब कुछ छोड़ दिया। 26 फरवरी साल 1966 के दिन सुबह 11 बजे सावरकर का निधन हो गया।
और उनके निधन पर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने सावरकर को महान क्रांतिकारी कह करके संबोधित किया और उनके सम्मान में एक स्टैम्प पेपर भी जारी किया। यह आजादी के बाद इस महान शख्सियत को मिलने वाला पहला सम्मान था जिसे देखने के लिए सावरकर खुद मौजूद नहीं थे। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बात करते हुए सावरकर पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है कि अब सावरकर को गांधी जी की हत्या में आरोपी नहीं मानना चाहिए। सावरकर ने अपने जीवन में लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा किताबें लिखी थी और लगभग 10,000 से ज्यादा पंक्तियों को कविताबद्ध किया था, जिनकी लिखी हुई कविताओं को जब हृदयनाथ मंगेशकर ने कंपोज करने का फैसला किया तो उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया और सावरकर को लेकर के कांग्रेस का यह विरोध आज तक चलता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सावरकर को सम्मान देने का फैसला किया और कुछ बड़े फैसले भी किए थे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार उस समय सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहती थी और इसके लिए अटल जी ने सावरकर का नाम राष्ट्रपति को भेजा भी था, लेकिन राष्ट्रपति ने फाइल को वापस भेज दिया। 21वीं सदी में एक बार फिर से बीजेपी सरकार के आने के बाद अलग अलग कारणों से सावरकर का नाम मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बन गया है। उनकी कहानी को स्कूल की किताबों में लाने की बातें भी होती हैं और अब उनकी कहानी पर रणदीप हुड्डा एक फिल्म भी लेकर के आ रहे हैं जो उनके अनुसार सावरकर की सच्ची कहानी को आपके सामने रखने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सावरकर के लिए अपने सम्मान को अलग अलग मौकों पर दिखाया है और भारत रत्न देने की बातें भी कही हैं। हाल ही में कुछ बहुत ही अच्छी किताबें भी सावरकर के जीवन पर प्रकाशित हुई हैं। तो एक उम्मीद पैदा हुई है कि देर सवेर ही सही, लेकिन ये अच्छा है कि देश सावरकर पर खुल करके बातें करने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग स्तर पर सभी लोग सही कहानी को सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसा ही प्रयास इस मुहिम में नारद टीवी ने भी किया है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।